हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो जो हमारा सिद्धांत बैच चल रहा है, जहां पर हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को बढ़िया से वन शॉट दे रहे हैं, उसी में एक और मैं लेके आया हूं आपके लिए गन शॉट, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहा जाए या माना जाए कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये चैप्टर कभी कभी आया भी है, कभी कभी आया नहीं भी है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इसमें आपको ज्यादा डीपली, ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। बट एज यू ऑल नो, आईसीएसआई ने इसको सिलेबस में रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा जाए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्यों बनाए जाते हैं, मोटिव क्या होता है और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी बात समझना। यस सर। मान लीजिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप भी बैलेंस शीट बना रहे हो, आपके सामने वाला भी बैलेंस शीट बना रहा है, फर्म भी बना रही है, बहुत सारी कंपनीज भी बना रही हैं। तो जब ये लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे, जब ये लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, तो इनके द्वारा बनाए गए जो फॉर्मेट्स होंगे, इनके द्वारा बनाए गए जो ट्रीटमेंट्स होंगे, इनके द्वारा करे गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। रीजन? अगर मुझे अपनी कंपनी का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी से करना है, अगर मुझे अपनी कंपनी का डाटा अंडरस्टैंड करना है, या दूसरी कंपनी के डाटे को अंडरस्टैंड करना है, या चीजों को रिकॉग्नाइज करना है, तो बेटा सब यूनिफॉर्म चीज में होना चाहिए। यानी कि मैंने भी उस तरीके को अपनाया हो जो सामने वाले ने अपनाया हो, और सामने वाला भी वो तरीका अपनाए जो मैं अपना रहा हूं। इनके लिए हमारी जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट बॉडी है, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएसआई नहीं सॉरी, आईसीएआई, ठीक है ना। तो ये हमारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं, जो कि एक्सपर्ट बॉडी है, आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, गवर्नमेंट आपके लिए बनाती है। तो इसमें यह बताती है बेटा कि जब आप किसी चीज की अकाउंटिंग करेंगे ना, तो आपको अकाउंटिंग इस तरह से करनी है। जब आप किसी चीज का अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और इसीलिए आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये आपका एक पहिया सा घूम रहा है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इस पूरे पहिए में घूमते हैं। आप किसी चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसके बाद उसको कैसे मेजर करोगे, उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, और कहां पर डिस्क्लोज करोगे, यानी वो चीज कहां आएगी, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगी, या वो आपके बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी, या किस चीज का पार्ट बनेगी, वो आप यहां पर बताते हो। तो चलिए बेटा जी, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, या फिर गवर्नमेंट, या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी। किसे कहते हैं हम बेटा? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, हमारी आईसीएआई को। राइट? यस सर। तो इन्होंने क्या चीजों पर ध्यान रखा है? इन्होंने रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार किया है, कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि आपकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आप कैसे अपनी अकाउंटिंग को इंप्रूव करोगे, कैसे कैसे आप उसमें अकाउंटिंग को डालोगे, ये सारी चीज आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं बेटा। राइट? यस सर। अब ये जो मैंने आपको बताया रिकॉग्निशन, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट। Recognition is the process of incorporating an item in the balance sheet and statement of profit and loss. It involves the depiction of an item in words and by a monetary amount and inclusion of that amount in that total of balance sheet and profit and loss account. क्या कहा गया? आप किस चीज को
रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब क्या ये चीज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगी, क्या ये चीज मेरे बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी, ये आपको बताते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट, कितना हिस्सा उसका बैलेंस शीट में जाएगा, कितना हिस्सा इसका बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा और एसेट्स में भी जाएगा, तो कौन सी एसेट्स में जाएगा, ये सब होता है हमारा सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसके बाद थर्ड है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में दो साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, और लास्ट में आता है डिस्क्लोजर। तो अगर आपसे डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या क्या ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है, तो बेटा आप याद रखेगा रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वर्क करते हैं बेटू। ठीक है, आइए अब क्यों जरूरत पड़ी बेटा, वाई देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्यों आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड है। The accounting standard seeks to describe the accounting principles, valuation techniques, and methods of applying these accounting principles in the preparation and presentation of financial statement so that they represent a true and fair view of the financial position and financial performance of the enterprises। बेटा देखो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, तो जितनी भी बैलेंस शीट्स बन रही हैं, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहे हैं बेटा, तो हम इनको किसी तरीके से करते हैं, हम इनको किसी मेथड से करते हैं, हम इनकी वैल्यूएशन किसी मेथड से करते हैं, तो इसलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि वो हमारी टाइमली यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको दे सके। तो अगर मैं पॉइंटों में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई आपको लोन क्यों देगा, कोई आपको पैसा क्यों देगा, अगर आपने अच्छी तरीके से अकाउंटिंग कर रखी है बेटा जी, बेहतरीन तरीके से आपने अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ आपकी जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चीजें करी हैं, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है। रिलायबल क्या मतलब क्या होता है बेटा, रिलायबल का मतलब होता है कि आपकी उस इंफॉर्मेशन से किसी डिसीजन को लिया जा सकता है। सेकंड है आपका कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी, अगर मुझे अपने साथ किसी और कंपनी का कंपैरिजन करना है या बहुत सारी कंपनी का कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या देखूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगा। और मैं कंपेयर जब ही कर सकता हूं जब मेरे द्वारा बनाया गया बैलेंस शीट, मेरे द्वारा बनाया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसा ही बनाया है जैसे सामने वाले ने बनाया। बेटा मैंने जो रूल माना है उसने ही माना है, तभी तो मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं, तभी तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरी पोजीशन ज्यादा अच्छी है या सामने वाले की पोजीशन ज्यादा अच्छी है ना। उसके बाद आपका एडिशनल डिस्क्लोजर, there are certain area where the important information is not required to be disclosed by the law. The accounting standards require the disclosure of such matters such as the method of depreciation and the change in method of depreciation, which help the users of the financial statement to take important financial decision। देखिए इसके लिए आता है हमारा AS1 डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर। क्या कहता है बेटा आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर। देखिए बेटा जी, अगर आपने अपने किसी मेथड को चेंज किया है, अगर आपने अपने किसी रूल को चेंज किया है, या आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूजर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, यूजर्स इससे कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकता है, यूजर्स इससे किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंच सकता है, यूजर इससे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकता है, तो बेटा आपको ना वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा आपसे कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर, ऐसा आपसे कहता है आपसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब ये क्या होता है बेटा, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है,
आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। आपने देखा होगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते थे तो कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक की आपको दो वैल्यू दी होती थी, एक आपको रिलायजेबल वैल्यू दी होती थी, एक आपको कॉस्ट दी होती थी। तो दोनों में से जो कम होता था हम उस वैल्यू को ले लेते थे। तो ऐसी जितनी भी वैल्यूएशन हम करते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, ये सारी की सारी किसमें आती है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड आपसे कहता है इन्वेंट्रीज। तो यहां पर क्या कहा गया, एडिशनल डिस्क्लोजर। अगर आपका लॉ कह रहा है कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, बट यूजर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, यूजर्स उससे कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो बेटा आप वो चीज क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। ठीक है। उसके बाद है इवेल्युएशन ऑफ द मैनेजरियल एबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड अदर जनरल एरिया। देखो बेटा, अगर हमारी कंपनी फायदे में चल रहा है, अगर हमारा बिजनेस फायदे में चल रहा है, तो माना जाता है इट्स ऑल बिकॉज मैनेजमेंट। हमने हर काम को बहुत अच्छे से किया, हमारे मैनेजमेंट ने हर काम को बहुत अच्छे से संभाला, है ना। तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं तो हम इससे मेजर कर पाते हैं कि भैया हम प्रॉफिट में हैं क्या, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई कर्जा आ गया तो आपके पास कैश ऑन हैंड इस समय कितना है। सॉल्वेंसी, लंबे समय के लिए आपने कोई कर्जा ले लिया तो उसको चुकाने के आप काबिल हो या नहीं हो। और ये सबसे हमें मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएशन होती है। अगर ये सब ठीक चल रहा है मींस मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट है, मैनेजमेंट हमारा अच्छा है। अगर ये सब ठीक नहीं चल रहा है मतलब मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं दिक्कत दी गई है। और ऐसा एवेल्यूएशन जब भी हो पाएगा जब हमने क्या कर रखा है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दे रखा है। चलिए, तो अब आपके सामने है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई। कौन कौन से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इशू करे गए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार इशू 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक उन्होंने टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हैं, 32। बट इनमें से कुछ चेंज हो गए हैं और कुछ विड्रॉ हो गए हैं बेटा। However, the accounting standard 8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको विड्रॉ कर लिया। Subsequent to the issuance of accounting standard 26 intangible assets and the accounting standard 6 depreciation accounting was withdrawn, इसको भी विड्रॉ कर लिया बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द मैटर्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर द ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहा गया बेटा, पहले जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था वो था डेप्रिसिएशन के लिए। अब जो आपकी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है वो भी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से करी जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 उसको देखेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो फिलहाल आपके पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इफेक्टिवली। फिलहाल आपके पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इफेक्टिवली, राइट। यस सर। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मैंने आपको बता दिया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मैंने आपको बता दिया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो सकता है अभी आपने पढ़ लिया हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो सकता है अभी बाद में पढ़ो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट है अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसका रीजन क्या है, और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसका रीजन क्या है। इसके लिए हम 3 एक्टिविटी बनाते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ चीजें हम डालते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए मेन होती है, मेन इनकम जो जहां से जनरेट हो रही है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जहां पर हम फिक्स एसेट्स वगैरह में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और फाइनेंसिंग का मतलब हमारे पास पैसा कहां से आया कहां से गया। तो इन सभी के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि ये जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कैश फ्लो के जितने भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये आपसे कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या है
बेटा सपोज आपने बैलेंस शीट बनाई और कुछ ऐसी हैपनिंग है जो अभी तक आपको मालूम है कि शायद हो सकती है या नहीं हो सकती, बट उसका कंफर्मेशन नहीं है। मतलब सर सपोज आप पर कोई केस चल रहा है, अब अगर वो आप हार गए तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी, बट अभी वो केस चल ही रहा है, तो आप उसको बैलेंस शीट में एज अ कंटिजेंसी फॉर्म में डालेंगे, नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है ना, तो ऐसा आपसे क्या कहता है, कौन कहता है, AS4 कंटिजेंसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्योर पीरियड आइटम एंड चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी। मान लीजिए पिछली कुछ सालों का प्रॉफिट है या पिछली कुछ सालों का लॉस है जिसको आप डालना भूल गए, जिसका आप ट्रीटमेंट करना भूल गए, अब उसको करंट ईयर में ट्रीटमेंट कर रहे हो, या आपने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, पहले आप मान लो किसी और पॉलिसी से चल रहे थे, अब आप किसी और पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, आपको मालूम है वो विड्रॉ कर लिया गया है, तो उसके बाद सीधा आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमसे क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसमें जो हम रोड बनाते हैं, इसमें जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो कॉन्ट्रैक्टी होता है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है पैसे का। ठीक है, जितना सामान बनता जाता है उसे हम वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से देखते जाते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर अकाउंटिंग होगी ना बेटा, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। राइट, यस सर। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और जहां तक मुझे ध्यान है आपने इसे कंसेप्ट के रूप में, एजम्पशन के रूप में भी देखा होगा। आप अपनी सेल जो है कब मानोगे, आपने जो रेवेन्यू आपके पास आया किसी चीज को बेचकर जो पैसा आया, आप उसको अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करोगे, आप कब मान लोगे कि ये पैसा मेरा हो गया। अगर आप किसी गुड्स को बेच रहे हो तो बेटा जब आपके पास से उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, जब आपके पास से उसका पोजीशन ट्रांसफर हो गया, जब आपके पास से उसका टाइटल ट्रांसफर हो गया, तो मान लिया जाएगा कि आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, भले ही पैसा आया नहीं आया वो बात की बात है। आपने किसी को कोई सर्विसेज दी, ठीक है, आपने अप्रैल में किसी को सर्विसेज दी, मई में किसी को सर्विसेज दी, तो अप्रैल के लास्ट में अप्रैल की इनकम, मई के लास्ट में मई की इनकम, अगर पहले से ही किसी ने एडवांस दे दिया है तो अभी आप उसको रेवेन्यू के रूप में भी काउंट नहीं करोगे। ऐसा कहता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और इसके ऊपर आपका लगा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो फटाफट से एक बार मेरे साथ यहां मैं दुबका लेता हूं ऐसे, चलो अब फटाफट से मेरे साथ सभी बच्चे एक बार आंख बंद करके रिवाइज करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस लिए बेटा, डिस्क्लोजर के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके लिए बेटा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके लिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किसके लिए बेटा, कंटिजेंसी के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किसके लिए बेटा, नेट प्रॉफिट प्योर एंड बिफोर एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किसके लिए बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किसके लिए बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके लिए बेटा, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि फिक्स एसेट्स। आपने देखा होगा कि हमारी एसेट्स में दो टाइप होती हैं, एक करंट एसेट्स होती है और एक फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स में भी आपकी अलग अलग दो चीजें होती हैं, एक होती है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स और एक होती है फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जैसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, इंटेंजिबल एसेट जैसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो जो हमारी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पर जो हमारा काउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है उसको बोलते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, यस सर। उसके बाद है आपका बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज आप मान लो फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, या मान लो आप फॉरेन में बिजनेस करते हो, आप फॉरेन की करेंसी में ट्रेड करते हो। अब फॉरेन की करेंसी जो है वो चेंज हो गई, उसमें या तो इंक्रीजमेंट देखने को मिला या डिक्रीजमेंट देखने को मिला। अब ऐसा होने से आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इफेक्ट ऑफ
चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। बेटा कभी कभी ऐसा होता है जब आप कुछ ऐसे प्रोसेस को कर रहे हो जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि करो, जब आप ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हो जो गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ हम भी इसको प्रमोट कर रहे हैं आप भी करो, तो गवर्नमेंट आपकी उसमें कुछ हेल्प करती है जिसको हम ग्रांट्स कहते हैं। बट बेटा उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है आप कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट करते हो, डिपेंड्स कितने समय के लिए कर रहे हो, कम कर रहे हो एक साल से तो करंट इन्वेस्टमेंट है, एक साल से ज्यादा के लिए करते हैं तो हमारा वो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, हमारा नॉन करंट के रूप में। तो उसकी जो अकाउंटिंग करी जाती है प्रॉपर, आपने देखा होगा इसके लिए हम आईएफआर को मेंटेन करते हैं। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है तो आईएफआर का भी ट्रीटमेंट साथ में चलते हैं, तो वो होता है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। देन है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अब ये अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन का मतलब होता है जब भी दो कंपनी मिलकर आपस में एक अपना बिजनेस ओपन करती हैं या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेस कर लेती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी बेटा, वो होता है आपका अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या होता है बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? देखिए बेटा हमारी कंपनी में जो भी इंप्लॉइज वर्क करते हैं हम उन सभी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम उन्हें साथ साथ सैलरी तो देते ही हैं, इसके अलावा हम उनके लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम ग्रेचुटी भी देते हैं, हम प्रोविडेंट फंड भी देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी सारे खर्चे हैं, ऐसे सारे खर्चे जो हमारे एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हैं, वो कवर करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। जब भी आप किसी से पैसे को धार लोगे तो जाहिर सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, उसमें हो सकता है कुछ बीच में आपके खर्चे इनकर हो, तो उन खर्चों का जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसे करना है वो आपको बताता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है अगर मेरे बिजनेस में काफी सारे सेगमेंट चल रहे हैं, सपोज मेरा बिजनेस एक ही है लेकिन 4 टाइप के प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, तो हर किसी की मुझे अलग अलग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरा कोई ऐसा सेगमेंट है जो बंद हो गया है उसका भी मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। जो मैंने आपको बताया था ना AS1, उसी के हिसाब से होता है बेटा कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर लगता है कि भाई इस इंफॉर्मेशन से ये लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इनकी सारी चीज आपको अलग अलग क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है लीज बेटा। एक होता है रेंट, एक होता है लीज। जब हम मंथ टू मंथ पैसा दे रहे हैं तो रेंट हो गया। जब हमने किसी चीज को इकट्ठा 5 साल 10 साल 15 साल के लिए पैसा दे दिया और एक्वायर कर लिया तो वो हमारा क्या हो गया बेटा? लीज हो गया। और इसमें भी हमारे 2 टाइप के लीज होते हैं, एक हमारा ऑपरेटिंग और एक हमारा फाइनेंस। तो वो हमारा कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। फिर आता है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जिसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर EPS, और इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमारा जो शेयर है उस हर शेयर की अर्निंग क्या है बेटा, ये निकालने के लिए हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। निकलता कैसे है बेटा? सबसे पहले आपको EBIT दे रखा हुआ है, निकालना पड़ेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से अगर हमने कोई डेट ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट है वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या आ जाएगा बेटा? हमारा अर्निंग पर शेयर EPS। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, अगर आपका जो डेब्ट है उसकी जो इंटरेस्ट की रेट है और जो आपका ROI है उसकी जो इंटरेस्ट की रेट है, अगर ROI की जो रेट है वो ज्यादा है डेब्ट की इंटरेस्ट रेट से, तो आप जितना डेब्ट लेते जाओगे उतना आपका EPS इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा है,
आपके डेब्ट की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है और आरओआई की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। तो जितना कम आप डेब्ट लोगे उतना बढ़िया है, जितना डेब्ट आप ज्यादा लेते जाओगे ईपीएस आपका उतना ही कम होता जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इनके लिए ना आपके लिए मैंने कुछ प्यारी प्यारी चीजें लिखी भी थी, उसको भी हम देखते हैं। कहां गया, ये रहा, ये रहा। मैंने अपने नोट्स में भी आपके लिए, ताकि आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से समझ में आए, लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखो जैसे यहां पे देखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल डिस्क्लोज करने होंगे, आपने किस पॉलिसी को फॉलो किया है, किस प्रिंसिपल को फॉलो किया है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एडम्पशन इफ यूजेस देन डिस्क्लोज ऑल्सो, अगर आपने कोई एडम्पशन भी इस्तेमाल करी है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, यस सर। सेकंड आता है बेटा अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हो, इन्वेंट्रीज को शो करते हो, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड बताता है। ये मैंने आपको बता ही दिया, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस। ठीक है, अब बेटा जी आपको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड में क्या दे परचेस कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इसके हिसाब से करा जाएगा बेटा। अब है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई थिंक इसमें तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स फील्ड का रहा हो या आपने पहले की कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस देखी हो, तो आपको ये अच्छे से आता है अब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है, इन्वेस्टिंग कैसे बनाई जाती है, और ये सब हमें बताता है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। चलिए, अब है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिंजेंसी अनसर्टेन सिचुएशन रिजल्ट ऑफ बैलेंस शीट गेन और लॉस, इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने बैलेंस शीट बना ली है और आपको लगता है कि यार घाटा हो सकता है या आपको लगता है फायदा हो सकता है, तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे। इफ चांस ऑफ लॉस इज हाई एंड अमाउंट कैन बी एस्टिमेट देन क्रिएट प्रोविजन। अगर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, आपको लग रहा है कि बेटा लॉस ही होगा और आपको मालूम है कि इतना हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं यार लॉस के चांसेस क्या हैं, कम है, तो आप सिर्फ उसे डिस्क्लोजर में क्या कर दोगे, शो कर दोगे। ध्यान रखना, दोबारा से मेरी बात समझना, अगर आपको मालूम है लॉस होगा ही होगा और आप ये एस्टिमेट भी कर सकते हो कि यार शायद इतना होगा, तो आप उसके लिए क्या बनाओगे, प्रोविजन बनाओगे। जैसे आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, तो आप प्रोविजन बनाओगे। लेकिन चांस जो है वो कम है, तो आप सिर्फ उसे नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर दोगे कि यार इतना हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। उसके बाद है बेटा आपका AS5 नेट प्रॉफिट के लिए। अब यहां पर प्रॉफिट और लॉस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्योर पीरियड आइटम, पुराने साल की गलती जो अब मिली है, चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी, सभी को अलग अलग से शो करेंगे। कोई ऐसी गलती जो पिछले साल की है या उससे पिछले साल की है, कोई ऐसा एक्सपेंस जो पहले का है, कोई ऐसा प्रॉफिट जो पहले का है, अब वो इस साल आप डाल रहे हो, तो आपको उसे अलग अलग शो करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को भी चेंज किया है, तो कौन सी पॉलिसी को आपने चेंज किया है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अब आपका आ गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, हाईवे, देन हाउ टू रिकॉग्नाइज इट्स रेवेन्यू और कॉस्ट। ऐसी सारी कंपनी जो या तो बिल्डिंग बना रही है या ब्रिज बना रही है या हाईवे बना रही है, तो कैसे अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे अपने खर्चे को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सब कौन बताता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लंबी ड्यूरेशन के होते हैं, रिवेन्यू को एक बार में नहीं कर सकते। आपने ब्रिज बनाना शुरू किया, बिल्डिंग बनाना शुरू करा, हाईवे बनाना शुरू करा, तो आपको मालूम है हाल तो बदलना नहीं है। तो जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू होते हैं वो हाल फिलहाल रिकॉग्नाइज नहीं होते, क्योंकि जब तक वो टोटल हमारा काम नहीं हो पाता तब तक हम अपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए बेटा जी, अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, हम अपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू और कॉस्ट को अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से दिखाना होता है जिसमें काम हो रहा है, जिस साल काम हो रहा है, जितना काम हुआ है उसी हिसाब से हम दिखाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और जब काम कंप्लीट होता है उस ड्यूरेशन को समझकर रेवेन्यू कॉस्ट बताया जाता है। हमने काम कब शुरू किया और हमारा काम कब खत्म होगा, इस ड्यूरेशन के हिसाब से हम अपने रेवेन्यू और कॉस्ट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, यानी कि जितना आपका काम दिखाया है या जितना आपका काम कंप्लीट हो गया है उसी के हिसाब से हम कॉस्ट और रेवेन्यू को साथ साथ दिखा के चलेंगे। ऐसा आपसे कहता है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपका होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से आ गया होगा। कब आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, कब आप मान लेंगे कि आपकी सेल हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, PPE। एसेट्स को कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब जो भी आपका डेप्रिसिएशन है उसको लगाकर। पहले डेप्रिसिएशन के लिए क्या था बेटा, AS6। अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी हमें कहां पढ़नी पड़ रही है, AS10 में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको मैंने बताया था AS11, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर कोई बिजनेस फॉरेन करेंसी में डील करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाए, और ये स्टैंडर्ड बताता है कि एक्सचेंज रेट चेंज होने पर कैसे डिफरेंस को रिकॉर्ड करें। आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो नोट्स बना दिए हैं वो कितने शानदार हैं। अगर आप इन्हें रिवाइज भी करना चाहते हो, आप रिकैप भी करना चाहते हो, तो काफी इजीली कर सकते हो बेटू। ठीक है ना, आप नोट से ही काफी इजीली कर लोगे। चलिए उसके बाद है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ग्रांट रिकॉर्ड ओनली व्हेन ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई। मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलता है तो ग्रांट को आप जब ही रिकॉर्ड कर पाओगे जब आपने गवर्नमेंट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको जरूरी है। शो क्लियरली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ मच ग्रांट इज रिसीव्ड एंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स यूज। कब आपको ग्रांट मिला है वो भी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा बेटा। चलिए उसके बाद है बेटा आपका AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होते, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, ये इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपको इनकी क्लासिफिकेशन अलग से देनी पड़ेगी बेटा। गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या अदर। मतलब कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन चीजों में कर रखा है तो आपको उसे अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा नाम से। ठीक है, आप उसे सिंपल इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं डाल सकते बेटा जी। उसके बाद ये आपका मैंने बता दिया, बेसिक सा इजी है, ये मैंने आपको बता दिया बेनिफिट वाला। बोरोइंग कॉस्ट आपको इजीली आ गया होगा। सेगमेंट रिपोर्टिंग बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट जैसे प्रोडक्ट। एडवांटेज क्या है बेटा, हेल्पफुल टू एक्सेस बिजनेस परफॉर्मेंस। हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और किस प्रोडक्ट की कैसी चल रही है। आइडिया ऑफ रिस्क और रिटर्न, किस बिजनेस में हमें ज्यादा रिस्क है और किस में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर टू टेक बेटर डिसीजन, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं, इफ कंपनी हैव consolidated and separate financial statement then segment info show in only consolidated financial statement। I hope आपने पढ़ा होगा कंसोलिडेशन। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं और हम सबकी बैलेंस शीट साथ में बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी। अब ये रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर काम करता है। रिलेटेड पार्टी जैसे कि पेरेंट कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, डायरेक्टर है, ऑल रिपोर्टिंग एंटिटी शो देयर रिलेटेड रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोज ट्रांजैक्शन। सारी एंटिटी अपने रिलेशन को शो करेंगी, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो। ठीक है ना,
और अपनी सारी एंटिटी अपने सारे रिलेशन को शो करेंगी, सारे ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करेंगी। दिस स्टैंडर्ड कम्स इन बोथ इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप अपनी अपनी बैलेंस शीट अलग अलग बना रहे हो, अगर आप स्टैंड अलोन बना रहे हो तो भी काम करेगा, और अगर आप कंसोलिडेटेड बना रहे हो बेटा तो भी काम करेगा। ठीक है, चलिए अब बाकी आते हैं जो मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब फॉर लीजेस एंड लेसर द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डिस्क्लोज इन रिलेशन टू फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर ऑल लीज अदर देन। जो भी हमारी लीज होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंसिंग हो, लेसर और लेसी के लिए किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए, ये बताता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ठीक है, अब दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल लीज अदर देन, इनके अलावा लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर यूज नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल्स, यहां काम नहीं करता। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है जैसे कि मोशन पिक्चर फिल्म्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, यहां काम नहीं करता। कॉपीराइट एंड लीज एग्रीमेंट यहां पर काम नहीं करता बेटा, लैंड्स के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको अर्निंग पर शेयर अच्छे से आ गया होगा, मैंने डिटेल में आपको बता दिया पूरा अच्छे से, ईपीएस आपका अर्निंग पर शेयर। उसके बाद है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई, इसके लिए तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, जब हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला था, जब हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला था, वो सभी जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो इनके हिसाब से हो रहे हैं। जब भी एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का रिलेशन आ जाता है तो वहां पर उन्हें दोनों की जो बैलेंस शीट है वो कंबाइन बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऐसा हमसे कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, यह हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए बेटा जी, उसके बाद है बेटा आपकी अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये जितने भी टैक्सेस चलते हैं, आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, किस किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाएगी, ये सब बेटा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। जो भी हमारी इनकम है जिन पर टैक्सेस लगेगा उनका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। Taxes on income is one of the significant item in the statement of profit and loss of enterprise. In accordance with the matching concept, tax on income are accrued in the same period as the revenue and expense to which they related. अगर इस साल मैंने कुछ इनकम जनरेट करी है और इस पर टैक्स बनता है तो मैं उस टैक्स की अकाउंटिंग भी इसी साल शो करूंगा, ऐसा हमसे कहता है AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है बेटू, ये भी आपका 21 से रिलेट कर रहा है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू सेट अप प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉग्नाइजिंग इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑपरेटिंग। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी में 20% के हकदार होते हैं, 20% हमारे पास पावर होती है तो उसे एसोसिएट बोलते हैं, 50% से ज्यादा होती है तो होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन आ जाता है। तो वही बात आपको यहाँ कही जा रही है कि जब वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है एसोसिएट के द्वारा तो किस किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी और कैसे कैसे आप उसको डील करेंगे, ये आपको बताता है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। चलिए, उसके बाद है बेटा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अगर आपका कोई ऐसा सेगमेंट है जो काफी टाइम से काम नहीं कर रहा है, भले ही आपको उससे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ लेकिन फिर भी अब आप उसे काम नहीं कर रहे हो, तो बेटा आपको बताना पड़ेगा कि ये जो सेगमेंट है हमारा वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इस साल हम कौन कौन से काम नहीं करने वाले हैं, thereby enhancing the ability of users of financial statement, ताकि वो अपने प्रोजेक्शन पर अच्छे से काम कर सके, जैसे कैश फ्लो है, अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे अलग अलग चीजों की, उसके हिसाब से। चलिए,
बाकी है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि साल के बीच में ही आप अकाउंटिंग करने लगते हो, तो उसको आप कैसे करोगे बेटा, उसके लिए हमारा कवर है AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम कंटेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। जब आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, मिनिमम ये चीजें क्या क्या होनी चाहिए, कैसे आप चीजों को रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आप चीजों को मेजर करोगे, ये सब आपको बताता है आपका AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके बाद आपका AS26 है इंटेंजिबल एसेट्स। ये मैंने आपको बताया ही था, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, हमारी ऐसी चीज जिसे आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। गुडविल के आपने बहुत जगह ट्रीटमेंट देखे होंगे, तो ये सब में बताता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो तो आपने क्लास 12th में चैप्टर पढ़ा होगा गुडविल का, एडमिशन देखा होगा, रिटायरमेंट में देखा होगा, डेथ में देखा होगा। तो वो सारे जो ट्रीटमेंट हो रहे थे ना बेटा, वो AS26 की वजह से ही हो रहे थे, इंटेंजिबल एसेट। जितनी भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है उसकी अकाउंटिंग कब हमें कैसे करनी है, ये बताता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी, उसके बाद तो इम्पेयरमेंट है आपका, ठीक है, बेसिक है, मतलब इतना नहीं है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपको इन डिटेल नहीं जाना। और थ्योरी की बात करी जाए तो अगर आप जून का एग्जाम देने वाले हो ना बेटू, तो थ्योरी ना बिल्कुल लास्ट टाइम पर पढ़ना भी नहीं, आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा AS1 किसके लिए होता है, क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बेटा, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। अभी आपके मॉड्यूल में भी ज्यादा डिटेल में डीपली नहीं दिया है, इट मींस ICSI भी उसको ज्यादा डिटेल डीप नहीं पूछेगी। अब है बेटा नीड फॉर कन्वर्जेंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बाहर की कंट्री जो है वो IFRS को फॉलो करती है, बाहर की जो कंट्री है वो फॉलो करती है IFRS। बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसको फॉलो करती है, IFRS को। क्योंकि बेटा जी ऐसे स्टैंडर्ड्स लाना जहां पर हम ग्लोबली पैसा कमा सकें, ग्लोबली अकाउंटिंग कर सकें, तो उसके लिए हमारा IFRS काम करता है बेटा। IFRS जो बाहर की कंट्रीज है वहां पर जो बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं IFRS. The last decade had witnessed a sea change in the global economic scenario. The emergence of transnational corporations in search of money, not only for fueling growth but to sustain ongoing activity, has necessitated raising of capital from all parts of the world, cutting across frontiers. मतलब ये है बेटा कि अभी आपने देखा कि ग्लोबली हम कैसे पैसे को घुमा सकते हैं, ग्लोबली हमारे पास पैसा कहां कहां से आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कैपिटल हम कहां कहां से जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यह आवश्यकता पड़ी कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड में कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यों हुआ, वो मैं भी आपको बताता हूं बेटा। देखो हर कंट्री का अपना एक सेट है बेटा, हर कंट्री का अपना एक सेट है। इंडिया भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, हर कंट्री का अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। बट IFRS बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में जो अकाउंटिंग कर रही हैं वो क्या फॉलो कर रही हैं, IFRS। इंडिया क्या फॉलो कर रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अगर इंडिया को बाहर से ट्रेड करना है या इंडिया बाहर से ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो यार ऐसे केस में वो क्या फॉलो करे, IFRS को फॉलो करे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे। तो बेटा ऐसे केस में वो फॉलो करती है इंड AS को। क्या फॉलो करती है बेटा, इंड AS को। यानी कि जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है कि भैया अगर आप इंडिया के हो तो आप इंड AS फॉलो करो, और बाहर की जो कंट्री है वो IFRS ही फॉलो कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी रिलीज हुई हॉलीवुड की, अब इंडिया में भी रिलीज करनी है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप सबसे कहोगे भाई इंग्लिश सीखो इंग्लिश सीखो, आप क्या करोगे, आप उसको हिंदी में डब कर दोगे।
आप उसको तमिल में डब कर दोगे, तो ऐसी भाषा में डब कर दोगे जो आपको समझ में आए, तो वही है आपका इंड एएस। तो जो भी हमारे आईएफआरएस है उनको हम इंडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंड एएस। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ डिफरेंस भी दे रखे हैं बेटा कि एक मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी हैं और इंड एएस में भी हैं। तो इंड एएस क्या कहता है उसके लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके लिए क्या दे रखा है, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बच्चा। आई नो थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा दिक्कत देगा, बट इजीली आ जाएगा। अब with a view of achieving these objectives, the London-based group, namely the International Accounting Standards Committee, responsible for developing Indian accounting standards, International Accounting Standard, was established in June 1973. It is presently known as International Accounting Standard Board. The ISAC comprise the professional accounting bodies of over 75 countries, including the Institute of चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से आई हैं। टोटल 16 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशूड आफ्टर 2001, टोटल 24 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बिफोर 2001, टोटल 12 इंटरप्रिटेशन इशूड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये आपके किसी काम का नहीं है, बस आपको सिंपली देखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बाहर की कंट्रीज में जब स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है वो आईएफआरएस को फॉलो करते हैं और इनको कन्वर्ट कर दिया गया है इंड एएस के हिसाब से, बस खटैक। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब क्यों आईएफआरएस, क्यों आईएफआरएस, क्यों भाई, व्हाई आईएफआरएस? द आईएफआरएस आर इंपोर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर फॉलोइंग फीचर्स। Single set of accounting standards would enable internationally to standardize and assure better quality on a global scale. एक ही अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा सारी कंट्री के लिए, अगर एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा तो काफी बढ़िया रहेगा समझने के लिए हमें ग्लोबली। It would also permit international capital to flow more freely, enabling companies to develop consistent global practice on accounting problem. हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो कैपिटल है, वो काफी इजीली फ्लो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा आ रहा है जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी काफी इजीली हो सकता है। It would be beneficial to the regulation too, as the complexity associated with needing to understand various reporting regime would be reduced, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लोगों को समझने में। तो ये बेनिफिट है हमारे आईएफआरएस के बेटा, क्यों हमें आईएफआरएस की जरूरत पड़ी। अब यहां पर आपको कुछ लिस्ट दे रखी है आपके इंड एएस की। ये आपका इंड एएस है, जो आपका आईएफआरएस है उसको इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करके उसको हम बोलते हैं इंड एएस। ठीक है, तो ये कहानी है आपके प्यारे से चैप्टर की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। आप लोग क्या करिएगा बेटा, जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सिर्फ अभी नाम नाम लिख लेना और थोड़ा थोड़ा डिटेल अपनी बुक से कर लेना, इजीली आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। डिफरेंस थोड़ा सा देखना और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इस चैप्टर में से मेजरली बहुत ही कम पूछा गया है अब तक और बहुत ही कम पूछा जाता है, बट फिर भी आपको अच्छे से आना चाहिए, डेफिनेशन क्या होती है वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Rolla on the top।